व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में गाइस हम लोगों ने रिक्रूटमेंट पढ़ा था एज अ एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। अब इस पार्ट में हम सिलेक्शन पढ़ेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे और हमारा स्टाफिंग हो जाएगा समाप्त। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। पार्ट 1 हमारा एंडिंग की तरफ जा रहा है और चीज़ें बहुत अच्छे से होती चली जाएंगी। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग सिलेक्शन के साथ, बट बिफोर दैट एक छोटा सा होमवर्क आप लोग को आज पहले ही दे रहा हूँ। एक ये डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का, जिसका आपको एक फटाफट से रीडिंग लेना है। इंटरनल जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से लोगों को लेते हैं, एक्सटर्नल जहाँ बाहर से लेते हैं। इसमें कम समय लगता है क्योंकि ऑलरेडी आपने इंटरव्यूज़ वगैरह सब करे होते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें पैसा नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो सारे एम्प्लॉयज़ को। इसमें पैसा लगता है तो ये कॉस्टली होता है। यहाँ पे लिमिटेड चॉइस होती है तो इतना बढ़िया क्वालिटी शायद ना मिले। यहाँ पे आपके पास वाइडर चॉइस है तो आप गुड क्वालिटी एम्प्लॉय ढूंढ सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। परफेक्ट है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं भैया नेगेटिव प्रोसेस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। सर सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? याद करो बच्चों, सिलेक्शन में रिजेक्शन होता है। जहाँ भी रिजेक्शन होगा वो एक नेगेटिव माइंडसेट लेके आएगा। एम्प्लॉय को बुरा तो लगेगा ना, यार मेरा रिजेक्शन हो गया। तो रिक्रूटमेंट हो गया, बहुत सारे लोग आ गए इंटरव्यू के लिए। अब क्या करना है? सिलेक्शन करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द जॉब पोजीशन। जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे प्रॉमिसिंग, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हो सकता है, उसको ले लो। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ये सब स्टेप्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। इस चार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको लिखो। मैं अब आपको 1 on 1 अच्छे से ये सारे स्टेप्स समझाने वाला हूँ। शुरू करेंगे हम सबसे पहले स्टेप से, जो कि आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है? देखो आप कहीं भी जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, वो सबसे पहले आपका एक प्रॉपर सीवी चेक करेंगे, रिज्यूमे चेक करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, आपका बोलने का स्टाइल कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप किस तरीके से चल रहे हो, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसा रिएक्ट कर रहे हो। तो कुछ लोग ना पहली नज़र में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं। यानी अगर एक एम्प्लॉयर के लिए एक एम्प्लॉय बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो उसकी है वो ही पूरी नहीं कर रहा, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाता, यहीं पे रिजेक्ट कर देता है। आप किसी भी रियलिटी शो में जाओगे तो पहले फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म के बेसिस पे आधों को रिजेक्ट कर देते हैं। वो क्या हो रहा है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो रही है। उनको लगता है यार इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें मसाला नहीं है, टीवी पे इसको कोई देखेगा नहीं, या हमें टीआरपी नहीं मिलेगी, पहले ही हटा देते हैं। उन्हें तो भाई टीआरपी चाहिए, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है उन्हें, ये तो सब धंधा है, हाँ या ना? तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि पहली ही नज़र में जो उन्हें रिक्वायरमेंट है, अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो आगे जाएगा प्रोसेस, अदरवाइज वहीं समाप्त। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग यही होती है। क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अगला आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब होते हैं टेस्ट, ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है तो इसको बढ़िया तरीके से कर लेना। सर कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। कितने टेस्ट होते हैं बच्चों? 5 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है इंसान की पर्सनालिटी चेक करने के लिए कि वो किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा। उसके ऊपर अगर बहुत प्रेशर डाल दिया तो बीमार तो नहीं हो जाएगा, वो डिप्रेशन में तो नहीं चला जाएगा, वो रोने तो नहीं लगेगा। तो हर इंसान की अलग अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। उसका इंटेलिजेंस, उसका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखना, वो हम पर्सनालिटी टेस्ट में लेते हैं। दूसरा होता है बच्चों एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरा क्या होता है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है पोटेंशियल चेक करना कि एक एम्प्लॉय में कितना पोटेंशियल है, वो कितनी जल्दी नई चीज़ें सीख रहा है, क्या उसको नई चीज़ें सीखने में समय लग रहा है या वो नई चीज़ें ऐसे सीख जाता है क्विकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो किसी भी स्टाफ का पोटेंशियल चेक करना, ये उसके दूसरे टेस्ट में होता है, जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। तीसरा होता है ट्रेड टेस्ट। सर ट्रेड टेस्ट क्या होता है? ट्रेड टेस्ट होता है उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स चेक करना, उसके पास अभी कितनी नॉलेज है। दिस टेस्ट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। उसकी क्या नॉलेज है, क्या प्रोफिशिएंसी है, किस एरिया में वो अच्छा काम कर सकता है। तो एक ये जरूर क्वेश्चन आता है कि एप्टीट्यूड और ट्रेड में क्या फ़र्क है। तो एप्टीट्यूड पोटेंशियल चेक करता है कि आप कितने समय में नई चीज़ सीख जाओगे, और ट्रेड ये दिखाता है कि आप अभी कितने समझदार हो।
समझ गए। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इंटरेस्ट टेस्ट में हम कैंडिडेट का इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में, वो कहाँ पे चलेगा, कहाँ पे वो जचेगा, कहाँ पे वो अच्छा लगेगा। तो तीसरी चीज़ जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो आती है कैंडिडेट का इंटरेस्ट। लास्ट क्या होता है आपके पास? इंटेलिजेंस टेस्ट। भाई ये भी तो देखना पड़ेगा ना कौन कितना इंटेलिजेंट है, उसका IQ कैसा है, वो ठीक से काम भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। उसके लिए हम लोग कंडक्ट करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास? सबसे पहले पर्सनालिटी, उसके बाद एप्टीट्यूड, उसके बाद ट्रेड, देन इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट। तो इसको मैंने क्या नाम दिया? मैंने इसको नाम दिया पति टेस्ट। इस प्यार को क्या नाम दूं? पति टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, फिर पति टेस्ट होंगे। पति टेस्ट का मतलब 5 टेस्ट होंगे जिससे इंसान के बारे में सब पता चल जाएगा, ठीक है। जब ये 5 टेस्ट हो जाएंगे, ले लो स्क्रीनशॉट, जब ये 5 टेस्ट हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा इंटरव्यू। फिर एम्प्लॉय का इंटरव्यू होगा, क्योंकि टेस्ट तो रिटन है। अब एम्प्लॉय कैसे कर रहा है, आपसे बिहेव कैसे करता है, उसकी कमांड कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसी है, उसके लिए इंटरव्यू, आमने सामने बातचीत, वार्तालाप। इंटरव्यूज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैक्सिमम इंटरव्यूज सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होते हैं। तुम जॉब इंटरव्यूज दोगे, तुम कॉलेज इंटरव्यूज दोगे, उन्हें सिर्फ ये देखना है कि आप दिख कैसे रहे हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हें सवाल आता है या नहीं आता है, तुम वहां तक पहुंचे हो ना, तुम्हारे में कैलिबर है। इंटरव्यू का पर्पज ये होता है ये देखना कि अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस कैसा है, आप चीज़ों के साथ कैसे डील करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, ये चेक करना। तो तीसरी चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द टेस्ट आर कॉल फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यू एक फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होता है टू इवैल्यूएट द सूटेबिलिटी। परफेक्ट है। इसके बाद आएगा चेकिंग रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड्स। सर रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड्स का क्या मतलब है? बच्चों आपसे ना आपके कुछ रेफरेंसेज मांगे जाएंगे। रेफरेंसेस से क्या मतलब है कि भैया मुझे ये चेक करना है कि तुम कोई क्रिमिनल तो नहीं हो, मुझे चेक करना है तुम कोई चोर डाकू तो नहीं हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे से रेफरेंस मांगूंगा। मैं बोलूँगा भैया अपने टीचर का रेफरेंस दो, या अपने पड़ोसी का रेफरेंस दो, या कोई भी 3 रेफरेंसेस बताओ जिससे मैं तुम्हारे बारे में जान पाऊँ। तो रेफरेंसेस में हम ये चेक करते हैं कि क्या कौन कौन इंसान किस तरीके से चीज़ें कर रहा है। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब वही कि आपने पिछली जॉब से आपको निकाला तो नहीं गया था, आपने वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया था, आपने वहाँ पे बिहेव सही किया था या नहीं किया था। तो बैकग्राउंड चेक करना कि इंसान का बैकग्राउंड क्या है। तो रेफरेंसेस देखना, बैकग्राउंड देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज डिसीजन। फिर हम एक सिलेक्शन डिसीजन पे आएंगे। सर व्हाट इज दैट सिलेक्शन डिसीजन? अब देखो, मैंने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर ली, टेस्ट ले लिए, इंटरव्यू ले लिया, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड्स ले लिया, मुझे सब ओके लगा। अब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे स्टाफ को रखना है या नहीं रखना है। यही तो असली सिलेक्शन है कि मैं रखूं या नहीं रखूं। क्योंकि देखो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग हो सकती है बट सही इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक गलत इंसान पूरी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल बिगाड़ देता है। माहौल बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारे पास सिलेक्शन डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक्चुअल डिसीजन मेकिंग यही होती है। द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन लिस्ट। और फिर जो मैनेजर है वो कंसिडर करता है फाइनल सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर एम्प्लॉय का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉय फिजिकली फिट है या नहीं है, उसको किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई उसकी बॉडी में कुछ इस तरीके की चीज़ तो नहीं है कि आज आप उसका सिलेक्शन कर लो और वो हर 2 दिन बाद छुट्टी मारे। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फ्लो खराब होता है ना बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का। मेडिकल टेस्ट होता है, अगर वो उसमें फिट निकलता है फिर उसको जॉब ऑफर दिया जाता है। ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब उसको जॉब ऑफर करी जाएगी। जॉब ऑफर में सब कुछ बताया जाएगा, भैया ये जॉब है, इतना पैसा देंगे, इतने घंटे काम करना है, ये लीव रूल्स हैं, काम नहीं करोगे तो ये पेनल्टी है। सारी चीज़ें जॉब ऑफर में होती हैं। अब बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपके हाथ में है कि आपको उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है एवरीथिंग इज गुड तो फिर आप उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। आप जब जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करोगे बिना नेगोशिएट करे, आप सैलरी पे नेगोशिएशन भी कर सकते हो। नेगोशिएशन होता है कि नहीं सर मैं इतने में तो नहीं करूँगा, नेगोशिएशन होता है। तो जो भी नेगोशिएशन करने के बाद फाइनली जब डील होगी तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आप इस पे साइन करके दोगे कि डन सर, सारी चीज़ें हो गई हैं, फाइनल है, अब मुझे प्लीज़ काम पे ले आओ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्क्रीनशॉट लेके चलना बच्चों, जिसके अंदर हर चीज़ लिखी होगी। परफेक्ट। नेक्स्ट आता है एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में आपको बेसिकली ढूंढने हैं एम्प्लॉयज़, यहाँ पे आपको उनकी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन करना है। इट प्रीसीड्स द इट प्रीसीड्स द सिलेक्शन। ये सिलेक्शन से पहले आता है और ये रिक्रूटमेंट के बाद आता है, ठीक है।
इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं होता, ये तो एक रिक्रूटमेंट है, इसके अंदर रिलेशन बनता है। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक हो गया बच्चों? तो इसी के साथ हमारा दूसरा एलिमेंट दैट इज सिलेक्शन भी समाप्त। रिक्रूटमेंट पढ़ लिया, सिलेक्शन पढ़ लिया। लास्ट एलिमेंट आता है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? देखो मैंने आपको अभी बताया था, ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर स्किल की होती है ना। मैं क्रिकेट खेलना सीख रहा हूँ तो मेरी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन उससे जो मेरी बॉडी डेवलप हो रही है, मेरी फिटनेस डेवलप हो रही है, मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, वो मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ट्रेनिंग इज फॉर अ पर्टिकुलर स्किल, डेवलपमेंट एक ओवरऑल प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है। देखो क्या लिखा है, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेनिंग आपकी नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव करता है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है। ट्रेनिंग इनेबल द एम्प्लॉइज टू डू जॉब बेटर। ट्रेनिंग से आप बेटर जॉब्स कर सकते हो, और डेवलपमेंट से आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, आपका करियर डेवलप होता है, आप ज़्यादा पैसे कमाओगे फ्यूचर में, ये डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ट्रेनिंग में आप एक जॉब के लिए ट्रेन कर रहे हो खुद को। डेवलपमेंट इज अ करियर ओरिएंटेड, कि आपका करियर कहाँ जाके बनेगा। उसके बाद ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ट्रेनिंग एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। आप जितना भी काम कर रहे हो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है ना। देखो ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विद रिक्वायर्ड स्किल्स। स्किल सिखाना टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब। इट एम्स टू improve द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज इन द करंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंडेड जॉब। या तो करंट जॉब में ही परफेक्ट करना या किसी आने वाली जॉब के लिए तैयार करना, यही बेसिकली ट्रेनिंग होती है। परफेक्ट हो गया। और डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल ग्रोथ। आप जब जब काम करते रहोगे आपका ओवरऑल ग्रोथ हो ही रहा है। इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सक्सेस ऑफ द एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। डन। व्हाट्स नेक्स्ट? बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग के क्या फायदे होंगे। नंबर 1, एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें ट्रेंड एम्प्लॉइज होंगे वो कम समय लेंगे चीज़ें सीखने में। एक ट्रेंड एम्प्लॉय ऑब्वियसली उसके सामने आप कोई भी नया चैलेंज डालोगे वो क्विकली सीख लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसा माइंडसेट रखता है, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आया है। तो क्या लिखा है? अ ट्रेंड एम्प्लॉयज टेक्स वेरी लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। एज अ रिजल्ट लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर परफॉर्मेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ट्रेंड एम्प्लॉय होगा वो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म करेगी एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एम्प्लॉइज ट्रेंड नहीं होंगे। तो ट्रेंड एम्प्लॉय का होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एक ट्रेंड एम्प्लॉय जब ट्रेनिंग होती है वो पूरे प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो उसका एटीट्यूड फॉर्म होता है कि भैया हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप देखते हो हमारे पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बड़ी बड़ी कंपनीज में IITs, IIMs, बड़े बड़े कॉलेजेस से इनसे बच्चे बहुत होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनका एटीट्यूड फॉर्मेशन हो चुका होता है। उन्हें पहले से ही इतनी मेहनत की आदत डली होती है कि भैया घिसाई कर लो। घिसाई उतनी हुई होती है उनकी पहले से ही कि वो पहले ही उतना हार्डवर्क को इंपॉर्टेंस देना जानते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती बाद में। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। कुछ लोग वहीं पे बैक स्टेप कर लेते हैं कि नहीं भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा, वो फिर वहीं रह जाते हैं, तो डेवलपमेंट में रोक लग गई ना। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन आपकी मदद करता है ग्रोथ में, एटीट्यूड फॉर्मेशन आपकी मदद करता है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्या आता है? मैनेजिंग द मैन पावर नीड्स। मैनेजिंग द मैन पावर नीड्स का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्पेसिफाइड टेक्निक्स होती हैं ट्रेनिंग की, स्पेसिफाइड टेक्निक्स होती हैं डेवलपमेंट की। तो प्रॉपर मैन पावर नीड्स को मैनेज कर पाते हैं वो अच्छे से ट्रेनिंग से। देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। आपके पास प्रोडक्शन का एक स्पेसिफाइड टेक्निक है और स्टाफ नहीं है। अब आपको अपनी टेक्निक लगानी है, ट्रेनिंग देनी है उनको प्रॉपर, तब स्टाफ अवेलेबल होगा। क्या लिखा है? इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन हायर अनट्रेन्ड पीपल एंड ट्रेन देम विद द रिक्वायर्ड स्किल अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से आप एम्प्लॉइज को ट्रेन करते हो। ठीक हो गया। तो बेसिकली ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? लर्निंग टाइम कम लगता है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, और मैन पावर नीड्स आप अपने हिसाब से कैटर कर सकते हो। एम्प्लॉइज को क्या फायदे हैं जी ट्रेनिंग के? बेटर करियर ऑप्शंस। जितना ज़्यादा आप ट्रेंड होगे किसी भी काम में आपका करियर अच्छा बनेगा, है ना। एक जॉब छोड़ोगे दूसरे में आप जाओगे तो कह के जाओगे भैया मैं ट्रेंड हूँ, ज़्यादा पैसा कमाओगे, मोर प्रॉफिट्स। एक ट्रेंड एम्प्लॉय को ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा मिलता है। फ्यूअर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। एक ट्रेंड एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से मशीनों को हैंडल करेगा एज कम्पेयर टू अनट्रेंड, तो एक्सीडेंट कम होंगे। इंक्रीजेज द मोरल। अगर मैं आज ट्रेंड हूँ, बिजनेस स्टडीज़ मुझे पढ़ानी आती है,
तो मेरा मोराल, मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई है, एक नंबर ऊपर है, तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं हर चीज़ परफेक्शन के साथ करूंगा। तो मैं मोराल बूस्टर के तरीके से काम करता हूँ यहाँ पे मेरे लिए। एक ट्रेंड एम्प्लॉय का मोराल हमेशा हाई रहता है, अच्छा रहता है, तो वो बढ़िया काम करता है। 4 बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ को: बेटर करियर ऑप्शंस, अर्निंग मोर, फ्यूअर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड मोराल बूस्टर। ठीक है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सर ट्रेनिंग के कितने मेथड्स हैं? आ जाओ बच्चों। पहला होता है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब इज करते करते सीखना। मैं ना बच्चों एक सैलून में गया था हेयर कट कराने के लिए, तो वहाँ पे एक हबीब भाई थे, हबीब भाई, जो मेरा हेयर कट कर रहे थे। ठीक है, सपोज ये हबीब भाई हैं, ये लैपटॉप पे इन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई, देखो ऐसा हेयर कट कर दूँ, मैंने कहा कर दो। इनके साथ एक छोटा चिंटू था जिसका नाम था इकबाल, वो इन्हीं का लड़का था। इकबाल क्या करता है, इकबाल डेली जाता है अपने सैलून में खड़ा होता है और हबीब भाई को देखता रहता है कि हबीब भाई कैसे बाल काट रहे हैं, ट्रिमर कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा सीजर यूज़ करते हैं, कौन सी कॉम यूज़ करते हैं, ड्रायर कैसे लगाते हैं। तो मुझे बताओ क्या इकबाल धीरे धीरे देखते देखते छोटे छोटे काम करने लगेगा, करते करते सीख जाएगा? तो इकबाल की ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है। क्या हो रही है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में क्या होता है कि अभी आपको काम नहीं दिया जाएगा, आप पहले सीखो उसके बाद करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि मुझे अकाउंटिंग करनी है, मुझे अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट बनना है, तो मैं पहले टैली या बिजी सीखूंगा, मुझे पहले सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, उसके बाद फिर मैं एक्चुअल में रिटर्न फाइल कर पाऊंगा, अकाउंट्स बना पाऊंगा, सारी चीज़ें होंगी। तो ऑन द जॉब में ना आप करना शुरू कर देते हो, गलतियां भी करते हो, धीरे धीरे सीख जाते हो। ऑफ द जॉब में ऐसे नहीं होता। ऑफ द जॉब में पहले सीखोगे फिर काम मिलेगा, तो दोनों में फ़र्क है। ऑन द जॉब करते करते सीखो, लर्निंग वाइल डूइंग। ऑफ द जॉब लर्निंग बिफोर डूइंग, लिख लेना, लर्निंग वाइल डूइंग, लर्निंग बिफोर डूइंग। डूइंग क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। चलो, ऑन द जॉब क्या है देखो, व्हेन द एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, उसको ऑन द जॉब बोलते हैं। ठीक है, इसमें एम्प्लॉइज लर्न बाय डूइंग, गलती भी करते हैं, मिस्टेक्स भी करेंगे, पैसे का नुकसान भी होगा, वो सब होता है इसके अंदर। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स एंड द एडवांटेज इज एम्प्लॉइज कैन लर्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम व्हाइल वर्किंग ऑन द जॉब। एडवांटेज यही है कि एम्प्लॉइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीख सकते हैं काम करते करते। बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है? कई बार वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, ये तो है ही, मैंने क्या बोला, नुकसान तो होगा इसके अंदर, राइट। कौन कौन से मेथड्स हैं ऑन द जॉब के बच्चों? 3 मेथड्स होते हैं: अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद इंडक्शन ओरिएंटेशन। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? अप्रेंटिसशिप मैंने बताया ना, सैलून्स पे प्लम्बर के साथ, इलेक्ट्रीशियन के साथ, आयरन वर्कर के साथ, आप देखोगे एक छोटा चिंटू घूम रहा होगा साथ में, वो छोटे छोटे काम करता है। अब हमने फर्नीचर का काम कराया था, तो मेरे कारपेंटर के साथ एक लड़का आया था, वो छोटे लकड़ी उठा के दे दी, लकड़ी काट दी, कील ठोक दिए, छुटर पुटर काम करता था वो। क्या वो ऐसे ही धीरे धीरे मास्टर वर्कर बन जाएगा? अभी तो वो ऑब्जर्वर है, लेकिन वो धीरे धीरे मास्टर वर्कर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? इसी को हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। द वर्कर्स सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब्स आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे एक मास्टर वर्कर परफॉर्म करता है और जो लर्नर है वो ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है। Then gradually, when the learner learns all the skills, slowly he starts taking up the job step by step. Step by step वो उसको पकड़ना शुरू कर देता है और मास्टर वर्कर ऑब्जर्वर बन जाता है। ये बेसिकली ऑन द जॉब हो गया या नहीं हो गया? इसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं, है ना। जो हमारा डीसी वाला पेज है, डीसी हमारा ऐप है, आपको नहीं पता तो डीसी ऐप पे मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे बैकएंड पे बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है काम की, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एज अ इंटर्न आते हैं, चीज़ें सीखते हैं, 3 महीना 6 महीना काम करते हैं, उनकी स्किल ग्रो हो जाती है और फिर वो आगे अपना एक्सपीरियंस के साथ आगे जॉब्स में जा सकते हैं, है ना। बहुत सारे इंटर्न्स फुल टाइम जॉब्स में भी आ जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे इंटर्न्स और बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। तो इंटर्नशिप क्या होता है? देखो, इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस एंड द कॉर्पोरेट, यानी कंपनीज, जहाँ पे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं कंपनीज में ताकि वो प्रैक्टिस कर पाएँ, ताकि जो चीज़ें उन्होंने थ्योरेटिकली पढ़ी हैं उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर पाए, और ऑर्गेनाइजेशन को लोग मिल जाएं फ्रेश आइडियाज़ के साथ, लेटेस्ट नॉलेज के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, और कंपनी को बहुत कम पैसा देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्टिपेंड।
स्टिपेंड का मतलब क्या होता है, एक बेसिक पे होता है, क्योंकि देखो बच्चों को अभी सीख रहे हैं, वो उन्हें आता तो नहीं है कि उनको फुल पे मिलेगा, तो एक बेसिक पे स्टिपेंड देके काम हो जाता है। अदर हैंड स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मौका मिलता है कि उनको रियल वर्क सिचुएशंस में काम करने का मौका मिलेगा, उन्हें समझ में आएगा कि कितना हार्ड वर्क होता है, कितना बर्डन होता है, किस तरीके से काम करना पड़ता है। इन शॉर्ट इंटर्नशिप हो गया क्लासरूम सेशंस विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। इंडक्शन ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली वो ट्रेनिंग है जिसके अंदर हम स्टाफ को सिर्फ ये सिखाते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इंडक्शन ओरिएंटेशन में हम स्टाफ को फैमिलियर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के साथ, है ना। अब आपके यहाँ कोई नया स्टाफ आया तो वो यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का बिहेवियर, नॉर्म्स, लंच कब है, डिनर कब है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, वो करते करते सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा। ये भी तो एक तरीके की ट्रेनिंग है कि कैसे बात करनी है, क्या ड्रेस कोड है, किस दिन क्या चलने वाला है, कैसे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, कैसे उनके फॉर्मल गेट टुगेदर्स होते हैं, कैसे इनफॉर्मल होते हैं, वो सब ओरिएंटेशन इंडक्शन होता है। इंडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, आप एम्प्लॉय को रिसीव करो, वेलकम करो जब वो पहली बार जॉब में आए, है ना, और उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना जो भी उसको चाहिए क्विकली सेटल होने के लिए। पर्पस क्या होता है कि न्यू एम्प्लॉय को ऐसा लगे कि वो घर पे ही है, और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक ऑब्जेक्टिव, स्क्रीनशॉट लेना बच्चों। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, न्यू कमर एक तो अपनी शाइनेस छोड़ दे, नर्वसनेस छोड़ दे, वो नर्वस फील ना करे, शाय फील ना करे, कॉन्फिडेंस डेवलप हो उसका, बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप हो, एंश्योर करना कि न्यू कमर कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड ना बिल्ड करे किसी के लिए भी, ठीक है, ये इसमें आता है। लास्ट आता है बच्चों हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब मैंने बता दिया, लर्निंग बिफोर डूइंग, पहले सीखो फिर करो, पहले लर्न एंड देन डू, राइट। इसमें क्या आता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉय बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। हम उनको उनके वर्क प्लेस से दूर ले जाते हैं, हम उनको बोलते हैं भैया आप अपने वर्क प्लेस से दूर जाओ, पहले चीज़ें सीख के आओ, है ना। कई बार ऐसा होता है बच्चों की सोफिस्टिकेटेड मशीनें यूज़ होती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में, ऑफिस में बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होती हैं, और वो बहुत महंगी मशीनें हैं, उन पे काम सिखाओगे और वो मशीन ख़राब हो गई तो हो गया करोड़ों का नुकसान। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक डेमो मशीन बनाते हैं, वैसी एक मशीन, वैसे इन्वायरमेंट बनाते हैं। उस मशीन पे जैसे गाड़ी सीखते हो, नई गाड़ी लेके आओ, उस पर चलानी सीखोगे, ठोक दोगे गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो पहले लर्निंग ड्राइविंग स्कूल जाते हो ना, ड्राइविंग स्कूल में वैसी गाड़ी होती है, वो पहले सिखाते हैं। उस मशीन पे जब आप सीख जाते हो फिर आप ओरिजिनल मशीन पे आते हो, इसी को हम ऑफ द जॉब बोलते हैं। और इस टेक्निक का नाम क्या है, वेस्टिब्यूल स्कूल। क्या है सर वेस्टिब्यूल स्कूल? आपको एक डेमो एनवायरनमेंट, डेमो मशीन ला के दी जाएगी, पहले आप उस मशीन पे सीखो, जब आप सीख जाओगे फिर आप ओरिजिनल मशीन लेना, ठीक है। तो है क्या, ऑफ द जॉब मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉय बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, विच मीन्स पहले आपको ब्रेक दिया जाएगा, ट्रेनिंग करो फिर आना। दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब पोजीशंस एज कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स। इसके अंदर एक ही टेक्निक है जो मैंने आपको बता दिया, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल जैसे गाड़ी सीखने जाते हैं ना पहले, वैसी मशीन सिखाई जाती है पहले। व्हेन एक्सपीरियंस एंड डेलिकेट मशीनरीज, एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज एक्सपेंसिव। जब एक्सपेंसिव और डेलिकेट मशीनरी इन्वॉल्व होती है तो एम्प्लॉयर ऑन द जॉब थोड़ा सा अवॉइड करता है, वो बोलता है भैया पहले सीख लो। अ डमी मॉडल ऑफ मशीन इज प्रिपेयर्ड एंड इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल मशीन एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन डमी मॉडल। डमी मॉडल पे सिखाया जाता है। समटाइम्स द अकाउंटेंट्स हु हैव टू मेक एंट्रीज इन द इन्वेंट्री, अकाउंटेंट्स जो इन्वेंट्री रजिस्टर बना रहे हैं, कैश रजिस्टर बना रहे हैं, उनको पहले डुप्लीकेट रजिस्टर दिए जाते हैं, भैया सीखो। फिर जब वो कैपेबल हो जाएंगे, व्हेन दे बिकम परफेक्ट, फिर उनको हम ओरिजिनल रजिस्टर्स देते हैं। वेस्टिब्यूल स्कूल इज एन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच मेक्स यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब। वेस्टिब्यूल एक ऑफ द जॉब मेथड है जिसमें हम डुप्लीकेसी में उनको सिखाते हैं पहले, फिर हम उनको लेके आते हैं। तो ये था बच्चों हमारे पास ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में 3 आए, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ओरिएंटेशन। ऑफ द जॉब में एक आता है वेस्टिब्यूल स्कूल, गाड़ी वाला एग्जाम्पल बेस्ट है इसके अंदर। इसी के साथ हमारा चैप्टर स्टाफिंग हो जाता है समाप्त। आई होप आपको अच्छे से प्रिपेयर हुआ होगा, आपने सारे नोट्स बनाए होंगे। एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर देना बच्चों। अगली क्लास में डायरेक्टिंग चालू करते हैं और देखते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।